friends, today we are studying p block element। पिछली क्लास में देखा था हमने कि p block elements हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं और हाइड्राइड्स फॉर्म करते वक्त उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखा था हमने पिछली क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कि हाइड्राइड्स में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं एंड देयर आर डिफरेंट क्वेश्चन विच कैन अराइज फ्रॉम हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। वो सब क्वेश्चंस कवर करने का हम लोग आज कोशिश करेंगे। ओके, सो एक बार मैं रिवाइज करता हूँ कि पिछली क्लास में क्या देखा था हमने। वी हैव सीन कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स जो हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे वो हाइड्राइड्स EH3 इस फॉर्मेट के होते हैं। NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BIH3 ये फॉर्मेट होगा इनका। इसके बाद में ऑलमोस्ट सारे हाइड्रोक्साइड जो हैं वो देर लाइक नॉन बेसिक, सिर्फ इसमें एक अमोनिया जो बेस होता है वो भी एक वीक बेस होता है। बाकी सारे जो हैं वो हाइड्राइड्स दे आर नॉन लाइक मतलब बेसिक नहीं होते हैं एंड इवन सम हाइड्रोक्साइड्स जो डाउन द ग्रुप आएंगे दे आर एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। SBH3 और BIH3 ऐसा अगर मैं पांचों की लिस्ट बना लूँ तो इसमें जो व्हेन यू कम डाउन द ग्रुप इन 15th कॉलम, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी की बात की थी हम लोगों ने। स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी की बात की थी पिछली क्लास में हम लोगों ने। अब ये स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी जो है ये डिक्रीज़ करती है फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ के हाइड्राइड तक डिक्रीज़ करेगी। इट डिक्रीजेस, कम हो जाती है। ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल है या ज़्यादा सॉल्यूबल है, दोनों चीज़ें होंगी। और नीचे आओगे तो वो नीचे वाले हाइड्राइड्स स्टेबल भी कम होंगे और सॉल्यूबल भी उतना अच्छे नहीं होते। ये देखा था हमने। देन रिड्यूसिंग पावर जो होती है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस व्हेन डाउन द ग्रुप, ये इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करती है। देन स्मेल की बात की थी शायद से हम लोगों ने कि स्मेल और पॉइजनस नेचर जो होता है हाइड्राइड्स का वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। खैर ये पिछले क्लास में इतनी बातें कर ली थी, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो द नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये होती है कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में टेंडेंसी कितनी होती है हाइड्राइड्स को फॉर्म करने की। हाइड्राइड्स की टेंडेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो होंगे और इन एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे, ये एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो कुछ हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे। अब ये हाइड्राइड्स जो फॉर्म हुए हैं इनका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी जो होता है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कई बार निकल के आ जाते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड टेंडेंसी ये हम अभी समझेंगे कि कैसे कितनी टेंडेंसी होती है। एज वी कैन सी कि द स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसको हम समझते हैं। देयर आर 3-4 पॉइंट्स विच आर नीड टू बी अंडरस्टूड। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ देयर कि जितने भी हाइड्राइड्स आपके पास 15 ग्रुप एलिमेंट्स में हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ अमोनिया जो है वो एबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में, एज वेल एज वाटर के साथ भी मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। यू कैन राइट लाइक दिस, ऐसे आप इसको नोट्स में उतार सकते हो कि अमंग दी 15 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, इन सब हाइड्राइड्स में सिर्फ और सिर्फ अमोनिया जो है, ठीक है, यू कैन से ओनली भी लिख सकते हो, सिर्फ अमोनिया जो है
ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग शो करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। H बॉन्डिंग इज सेम, H बॉन्डिंग ही जो है वो शॉर्टकट में बोलते हैं कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। और ऑल्सो ये जब आप वाटर में इसको डिज़ोल्व करोगे इन वाटर, इट ऑल्सो शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहाँ पर भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। इस तरीके वाला ये अकेला एक हाइड्राइड है पूरे 15 ग्रुप एलिमेंट्स में। तो ये एक बात हो गई कि ये ऐसा होता है। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। जब आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप आओगे 15 ग्रुप में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। जब बिस्मथ से आप जब मूव करोगे डाउन द ग्रुप टूवर्ड्स, सॉरी बिस्मथ बोल रहा हूँ, जब आप नाइट्रोजन से मूव करोगे टूवर्ड्स बिस्मथ डाउन द ग्रुप, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की डिक्रीज़ करेगी ऑब्वियसली। मतलब ऊपर एलिमेंट ज़्यादा नेगेटिव है, नीचे में जो एलिमेंट है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो देयरफॉर तो अब इस कारण क्या होता है कि जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड होती है, ठीक है, जो पोलैरिटी ऑफ दिस एलिमेंट, मान लो कि इस एलिमेंट को हम बोलते हैं ई से शो करते हैं, और ई और एच के बीच जो बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी जो है ये डिक्रीज़ करती है। अब उतना अच्छा पोल नहीं रहता है जब आप डाउन द ग्रुप आओगे। जब आप फर्स्ट हाइड्राइड लोगे अमोनिया और उससे कंपेयर करोगे लास्ट हाइड्राइड को, तो ऊपर का जो बॉन्ड है एन और एच का वो ज़्यादा पोलर होगा, क्योंकि बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुल कर रहा होगा हाइड्रोजन से एज़ कम्पेयर टू द बिस्मुथ से ज़्यादा पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसीलिए पोलैरिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ये अकेला फॉर्म करता है, एंड सेकंड पॉइंट था कि जब आप नाइट्रोजन से मूव करोगे टुवर्ड्स बिस्मुथ, तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड देयरफॉर द पोलैरिटी ऑफ द एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो डिक्रीजेस। अब एक और बात जान लो, अब क्योंकि हम वाटर की बात करते हैं, मतलब टेंडेंसी की बात कर रहे हैं कैसे फॉर्म करता है, तो नॉर्मली ये स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन ही होता है ये कि स्टेबिलिटी कितनी होती है। और मान लो कि अगर आपने एग्जांपल ले लिया इस तरीके से NH, तो मान लो कि एक दूसरा H यहाँ पे, दूसरा आपने अमोनिया का मॉलिक्यूल लिया इस तरीके से NH, तो अब क्या होगा, क्योंकि अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। सो देयरफॉर देयर इज़ मोर स्टेबिलिटी। अब जहाँ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वहाँ पे स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे, बिस्मथ हाइड्राइड में इतना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता नहीं है, तो देयरफॉर द बिस्मथ हाइड्राइड डू नॉट एक्सिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो देयरफॉर द पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड डिक्रीजेस, कम हो जाती है। नाउ सिंस द नेक्स्ट पॉइंट वी शुड सी अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल्स की बात, मतलब अगर आपने इस इन हाइड्राइड्स को डिसॉल्व किया आपने वाटर के अंदर, तो क्या होगा देख लेते हैं एक बार। अब क्योंकि वाटर जो है वो अपने आप में एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर इज इटसेल्फ अ पोलर मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोल। हाइड्रोजन जो होता है वो एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोल एक्ट करता है, और ऑक्सीजन जो है वो एज इलेक्ट्रोनेगेटिव पोल एक्ट करता है। देयरफॉर देयर इज क्रिएशन ऑफ पोल्स। ऑलरेडी H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब क्योंकि H2O पोलर मॉलिक्यूल है, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दी वाटर एंड अमोनिया मॉलिक्यूल। अब क्या होता है कि देखो, अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा कुछ वाटर और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में। अभी देखा आपने यहाँ पे देयर इज सम बॉन्डिंग बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल के बीच में ही कुछ H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। बट जब आप अमोनिया के मॉलिक्यूल को वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर लोगे, तो वहाँ पर भी कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाती है इस तरीके से। तो ये वाला जो अमोनिया का मॉलिक्यूल था, ये वाटर का मॉलिक्यूल था, और ये दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल है।
So there is a weak force of attraction between two electronegative और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब क्योंकि ये H है इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होता है कि जब आपके सामने जब हाइड्रोजन के सामने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एग्जिस्ट करता है और इस कारण हाइड्रोजन जो है वो उस नेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट होकर पुल होता है, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, H जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो सिंस देयरफॉर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन इट्स गेटिंग पुल्ड टुवर्ड्स नाइट्रोजन, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अमोनिया। तो वहाँ पे कुछ बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो है ये सिर्फ अमोनिया में होता है, बाकी सब हाइड्रोजन नहीं हो पाता है। सो देयरफॉर अमोनिया इज दी हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इसलिए पूछते हैं कई बार कि अमोनिया जो है वो सोल्यूबल क्यों होता है वाटर के अंदर में। सो यू कैन राइट कि अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल। अमोनिया जो है वो काफ़ी सोल्यूबल रहेगा वाटर के अंदर में। नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट समटाइम आस्क्ड कि अमोनिया जो है ये लिविस बेस है, वाई? एक्सप्लेन करना पड़ता है कई बार, मतलब पूछते हैं अमोनिया ये लिविस बेस है या नहीं है, इस बारे में कई बार कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल पूछ लिए जाते हैं। सो इसको समझते हैं हम क्या होगा इसमें। देखो अब बच्चों क्या होता है कि अमोनिया जो है इस अमोनिया के पास में देयर इज़ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिया के पास में लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब उन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 तो उसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया विद द हाइड्रोजन, बट देयर इज़ वन लोन पेयर रिमेनिंग ऑन द नाइट्रोजन। तो इस लोन पेयर को हम समझते हैं कि उसमें एग्जिस्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ में। अब क्योंकि क्या, अब दूसरी बात ये जान लो, क्योंकि लिविस की जो एसिड बेस थ्योरी थी, द एसिड बेस थ्योरी गिवन बाय लिविस, अब इस एसिड बेस थ्योरी में ऐसा कहा जाता है कि जिस भी any substance which can donate the lone pair of electrons is a Lewis base। कोई भी ऐसा एटम बोल लो या मतलब कोई मॉलिक्यूल बोल लो जो इलेक्ट्रॉन की पेयर को डोनेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं बेस। Therefore this ammonia molecule is called as the Lewis base। और इसीलिए कई बार क्या होता है कि अमोनिया जो है वो रिएक्ट कर जाता है एसिड के साथ। तो एसिड और बेस का जब आप रिएक्ट करोगे तो क्या बनता है, यू विल गेट सम सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर बन जाता है NH4+ और Cl- ऐसा बन जाता है। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लुईस बेस। नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समटाइम आस्क्ड कि कई बार ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, एक्सेप्शन भी है कई बार कि मतलब एक्सेप्शन नहीं है ऐसे, बट मतलब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि pH3 का मेल्टिंग पॉइंट pH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है या अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? ज़रा सोचना है इसको बच्चों, बताओ क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे एटम्स के बीच में और वो इजीली जो है वो कन्वर्ट होंगे उन गैस फेज में। अब कोई अगर आपने लिक्विड ले लिया है, उसको आप लगातार हीट कर रहे हो और वो लिक्विड से कन्वर्ट हो गया गैस में, सो दैट फेज इज़ कॉल्ड एज बॉइलिंग फेज। उस फेज को आप बोलते हो कि वो बॉइलिंग वाली फेज है, जहाँ पर आप एक लिक्विड को कन्वर्ट कर देते हो इनटू द गैसेस। तो क्या होता है कि फॉस्फाइन या मतलब pH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये छोटा होता है, कम होता है, एज यू कैन ईजिली इमेजिन कि कम होगा ऑब्वियसली फ्रॉम द अमोनिया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3 इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब समझ लो क्या होगा, ठीक है। देखो अब क्योंकि क्या है कि नाइट्रोजन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फरस, है ना। फॉस्फरस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है नाइट्रोजन से, बिकॉज ज़्यादा नेगेटिव है। तो देयरफॉर अब क्या होता है, अच्छा हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम pH3 NH3 की बात कर रहे हैं। तो जो NH3 जो N का और H
द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो अमोनिया के अंदर प्रेजेंट होगा ये ज़्यादा पोलर होगा, इज़ मोर पोलर यू कैन से एज कि ये ज़्यादा पोलर होगा एज़ कम्पेयर टू दी लाइक दो पीएच बॉन्ड जो पीएच3 के अंदर बनेगा उससे ज़्यादा पोलर होगा अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है एन और एच के बीच में। अब क्योंकि ये बॉन्ड तो पोलर हो गया, सो देयरफॉर जब आप NH3 के मॉलिक्यूल जब आप बहुत सारे लोगे तो NH3 के मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज़ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि वो बॉन्ड पोलर है, तो अब पोलर है तो वहाँ पे चार्ज जो है वो पार्शियली क्रिएट हो रहे होंगे, देयर इज़ क्रिएशन ऑफ पार्शियल चार्जेस एंड देयरफॉर देयर इज़ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयरफॉर द अमोनिया हैज़ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जो कि उतनी होती नहीं है या फिर ऑलमोस्ट नहीं होती है पीएच3 के अंदर में। ओके, सो देयरफॉर इसीलिए जो है अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है पीएच3 से। अगर आप लोग बॉइलिंग पॉइंट पूछना चाहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज़ 238.5 केल्विन और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पीएच3 इज़ 185.5 पकड़ते हैं इसको। कई बार तो बॉइलिंग ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो, काफ़ी कुछ कई बार एग्जाम में काम आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट भी। ओके guys, there are some more questions which can like be asked from this hydrides concept. हाइड्राइड में से और कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि मतलब मेरे ख्याल से और दो तीन क्वेश्चन ही बनेंगे। एक तो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है हाइड्राइड्स की वो किस तरीके से वैरी करती है। समझ रहे हो क्या होगा क्वेश्चन? द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब बच्चों इसमें क्या होता है ना, इसको आपने इस तरीके से याद करना है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप अमोनिया PH3 ASH3 SBH3 एंड BiH3 जब आप जाओगे तो डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करते रहती है। ऑब्वियस ही बात है, स्टेबिलिटी जाने क्या होगा, बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो अब इसके दो रीज़न होते हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ कि यहाँ पे एटॉमिक साइज में इंक्रीज होगा। पहली बात तो कि एटम जो है वो बड़ा हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो। ओके, एंड द सेकेंड रीज़न इज़ देर इज़ डिक्रीज इन टेंडेंसी जो आपकी थी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की, वो डिक्रीज होती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जब आप ग्रुप में जब नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करते जाएगा एंड साथ में जो टेंडेंसी होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले, ये टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज करते जाती है डाउन द ग्रुप। तो अब जब ये दो बातें हो रही हैं साथ में तो सीधी सी बात है कि अब तो बॉन्ड स्टेबल नहीं रहेगा उतना, बस देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी वाइल दी गोइंग डाउन द ग्रुप। तो अब इसमें कैसे याद करना है कि अमोनिया जो है इसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट रहती है, देन यू गॉस डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा इसका PH3 एंड ASH3 और मोर देन SBH3 एंड इवन मोर देन BiH3। सो ये ऑर्डर आपको याद कर लेना है कि इस ऑर्डर में डिक्रीज करेगा थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका ऑफ दी थर्मल स्टेबिलिटी, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आपका। अब इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट ऐसे ही पूछ लेते हैं कि रिड्यूसिंग पावर कैसी होती है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स कैसा होगा, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। तो बच्चों रिड्यूसिंग नेचर बच्चों क्या होता है कि एनी कंपाउंड द ईज ऑफ डोनेटिंग हाइड्रोजन आयन और यू कैन से लाइक H+ आयन प्रोवाइड करने की जो टेंडेंसी होती है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना वो एलिमेंट, उतना वो कंपाउंड या उतना वो मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है,
अब इसमें कुछ बातें जान लो। आपकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है हाइड्राइड्स का वो इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, मैं ठीक है जैसे शॉर्ट में NiH3 और ठीक है बीच में नोट नहीं कर रहा, तो अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करेगा जब डाउन द ग्रुप जाओगे। तो द लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन इज़ बिकमिंग ईजियर व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप देयरफॉर। और सीधी बात है कि स्टेबिलिटी कम होती रहती है। अब जब वो कंपाउंड स्टेबल ही नहीं है तो बॉन्ड तोड़ना चाहेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड जो है वो डिक्रीज़ कर रही है डाउन द ग्रुप। तो देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज स्ट्रेंथ ऑफ एज यू कैन से कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है, इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड जो बना हुआ है वो कमज़ोर होते जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन E and H, these all elements and H is decreasing down the group, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एंड देयरफॉर इस कारण क्या होता है ना कि आपका जो BiH3 जो है ये आपका द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इस ग्रुप में से। देयरफॉर द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज BiH3 फ्रॉम दिस ग्रुप। ओके, सो फ्रेंड्स अभी इसके बाद में जो है अब हम लोग पढ़ते हैं कि हैलाइड्स कैसे फॉर्म करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। अब तक हमने हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ लिया था, तो हैलाइड्स के बारे में देख लेते हैं कि हैलाइड्स आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन दिस एलिमेंट्स एंड रिएक्शन बिटवीन हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स की भी सेम रिएक्शन होती है इनके साथ में, and they form compound like EX5 और EX3। हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब इसमें पहला सवाल ये होता है कि ज़्यादा कोवलेंट कौन है। ठीक है, पहली बात तो जान लो कि ये EX3 और EX5 इस दो तरीके से ये लोग हैलाइड्स फॉर्म कर सकते हैं, सिवाय नाइट्रोजन के, जो कि नाइट्रोजन जो है ये फॉर्म नहीं कर सकता EX5, बिकॉज वी नो दैट कि नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट। तो अब यहाँ पे पहला जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि ट्राइहैलाइड्स ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर की जब बात करोगे तब इसमें ट्राइहैलाइड्स जो होते हैं, दिस ट्राइहैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर लेस कोवेलेंट दैन दी EX5। तो ये कोवेलेंट कम होती हैं और कम होते हैं ऐसा बोल सकते हो एज़ कम्पेयर टू EX5। तो इसके पीछे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्चुअली, और इसमें जो पॉइंट्स हैं उसको आप समझ लीजिए धीरे धीरे। देखो बच्चों, क्या होता है कि ट्राइहैलाइड्स जो होते हैं, द ट्राइहैलाइड्स ऑफ दिस एलिमेंट्स, ठीक है, अब इनमें ऑक्सीजन स्टेट जो है वो होती है +3 की। समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स 3 जो है वो इसमें गेन करना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा इसको, बिकॉज हैलोजन जो है वो ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो नेगेटिव पार्ट अब इस कंपाउंड में हैलोजन है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम दी ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो E जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है X को, इस पे आ रहा है +3 चार्ज। अब EX5 की बात कर लें तो EX5 में इस पे आ रहा है +5 चार्ज। ओके, पहला पॉइंट तो ये वो कि चार्ज कितना आता है। अब दूसरी बात बच्चों ऐसी रहती है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है, जो एनर्जी आपको लगने वाली है टू रिमूव ऑल दी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लार्ज। क्या होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो रिमूवल में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है दिस इज़ वेरी लार्ज, और यू कैन से कि इसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है। एज यू कैन से फॉर +5 में अगर आपको पहुंचाना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट 5 इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड, एंड therefore स्टेबिलिटी ऑफ दिस, therefore स्टेबिलिटी होती है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो कम होती है। therefore द स्टेबिलिटी
ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मान लो आपको कहीं से अगर 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, अब उस 5 इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोसेस में इतनी एनर्जी लग जाती है कि वो स्टेबल नहीं रहती है। वो कंडीशन जो है वो +5 चार्ज वाली वो स्टेबल नहीं होती है, तो दिस इज लेस स्टेबल। ओके, एंड देयरफॉर अब इसमें क्या होता है कि जो टेंडेंसी जो होती है, टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर दैन 5 क्या बोलते हैं +3 स्टेट। जैसे कि देखा आपने कि मतलब स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ वेरी लेस, स्टेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, एंड टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इज़ मोर, और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो गई है। कोवेलेंट कैरेक्टर को फॉर्म करने की टेंडेंसी की बात करेंगे तो ये आपको समझना है, क्या लिखा हुआ ना, इज़ मोर दैन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देखो अच्छा क्या है कि अब अगर किसी एलिमेंट के पास में ऑप्शन है कि वो +5 की स्टेट में ना जाके वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले जहाँ पर उसे इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करना काफ़ी आसान होता है बजाय इसके कि वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें। सो देयरफॉर +5 वाली स्टेट में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू +3 स्टेट, बिकॉज +3 वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना का आसान होगा एज पर डोनेटिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो देयरफॉर +5 वाली स्टेट में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अब क्योंकि ज़्यादा ड्यू टू बिकॉज ऑफ द हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 ऑन सेंटर एटम दे पॉजेस लार्जर पोलराइजिंग पावर। जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। +5 में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा चार्ज अभी ज़्यादा बढ़ चुका है काफ़ी, एंड देयरफॉर इट कैन पोलराइज हैलाइड आयन X-। अब वो हैलाइड का जो आयन बनता है X- का, उसको काफ़ी हद तक पोलराइज कर देता है देन एज कम्पेयर टू दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने के कारण जो है वो पोलराइज कर देता है इसको। ये मान लो आपका कटायन हो गया यहाँ पे, ये आपका अनायन हो चुका है, अब इस पे चार्ज +5 का है, तो ये इस एटम को पोलराइज करके हल्का सा शेप जो है वो डेविएट कर लेगा। अब ये पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, इज़ मोर दैन दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी ज़्यादा हो गई यहाँ पे। एंड देयरफॉर क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है इसकी, सो देयरफॉर देयर विल बी मोर पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन मतलब कि पोल्स का फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा होगा, एंड क्योंकि अब यहाँ पे देयर इज़ लार्जर पोलराइजेशन इज देयर, सो देयरफॉर मोर इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर इज़ द कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा यहाँ पे। देयरफॉर ट्रायहालाइड्स जो होती इसीलिए क्या होता है कि EX3 जो है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द कोवेलेंट कैरेक्टर इन दी EX5, और इसको आप बोलते हो पेंटाहालाइड्स, इसको आप बोलते हो ट्रायहालाइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि पेंटाहालाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा कोवेलेंट नेचर शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रायहालाइड्स। अब बस इतना ही है। और कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि नाइट्रोजन मतलब पेंटाहालाइड्स फॉर्म नहीं कर सकता, जो अपन ने पहले भी देख लिया, दैट यू कैन आई थिंक सो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि नाइट्रोजन पेंटाहालाइड्स क्यों फॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं और साइज़ काफ़ी छोटा होता है इसलिए। ठीक है, तो गाइस अभी इतना होने के बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, दैट इज़ द एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये होता है कि आप अगर किसी भी ग्रुप में जाओगे तो उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट जो होगा वो कुछ एनोमलस बिहेवियर शो करता है,
तो सिमिलरली क्या होता है कि इस ग्रुप का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है नाइट्रोजन, इट ऑल्सो शोज सम एनोमलस बिहेवियर, और यू कैन से, देखो एनोमलस को हिंदी में बोलते हैं अजीबोगरीब बिहेवियर शो करना। सो नाइट्रोजन शोज सम लाइक यू कैन से वियर्ड बिहेवियर, सम डिफरेंट बिहेवियर दैन द ट्रेंड, जो ट्रेंड होना चाहिए उसके हिसाब से कुछ अलग ही शो करता है बिहेवियर। तो इसमें कुछ 6 पॉइंट होंगे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट, वो 6 पॉइंट समझ लीजिए, बाकी और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। दिस 6 पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 15 के हैं, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है। इसका मतलब क्या, अच्छा उसके पास में कुछ खास चीज़ें होती हैं। कौन सी पहले ये जान लो कि रीज़न क्या होता है, एनोमलस बिहेवियर शो करने के रीज़न क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रीजंस क्या होते हैं, ठीक है। रीजंस फॉर एनोमलस बिहेवियर के रीज़न क्या होता है, सॉरी। तो क्योंकि ये एलिमेंट सबसे टॉप में आता है तो ये सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज होगा इसका, लिख लेते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। मतलब ये सब कुछ रीज़न है जिस कारण से ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है। तो एक तो इसका साइज छोटा होता है, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस कारण से ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है वही होता है कि इसके पास में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। मतलब इट रिक्वायर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा पॉइंट जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट जिस कारण शो करता है तो ये होता है कि इट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट इन द ग्रुप 15 एलिमेंट्स, सबसे नेगेटिव होता है। एंड वन मोर प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट शोज द एबनॉर्मल बिहेवियर इज डी ऑर्बिटल्स का अब्सेंस। डी ऑर्बिटल्स का जो और थोड़ा उल्टा कर दिया ना, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल भी कर सकते हो आप, इसको आप ठीक ऐसे कर दो कि अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट आइटम है ये, इसके बाद में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है इसको, एंड इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एलिमेंट, एंड इट हैज़ नो डी ऑर्बिटल्स। तो इस कारण से ये कुछ एनोमलस बिहेवियर शो करता है। अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या शो करता है बिहेवियर, ठीक है। पहली चीज़, नाइट्रोजन जो है, ठीक है, द वेरी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑल द अदर एलिमेंट्स एंड नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन जो है वो अकेला एक गैस है और बाकी सब जो है वो सॉलिड्स हैं। नाइट्रोजन जो है वो क्या होगा, इट इज़ गैस, नाइट्रोजन गैस होता है, और बाकी सारे अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर सॉलिड्स, अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। और दूसरा डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं एक बार, कि नाइट्रोजन जो है वो ऐसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन। दूसरा जो डिफरेंस का पॉइंट है वो जान लो कि नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, और बाकी सारे जो हैं ऑलमोस्ट सारे दे एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक, यू नो दैट, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। अब थर्ड डिफरेंस, उसमें मतलब पॉइंट 4 चल रहा है, बट डिफरेंस नंबर 3 है वो, और यू कैन से लाइक हम लोग पॉइंट शुरू करते हैं यहाँ से ना, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये है, सेकंड डिफरेंस तो ये है, थर्ड डिफरेंस तो ये, इसको स्टार लगा देते हैं। तो थर्ड डिफरेंस जो है वही होता है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव होता है इस पूरे ग्रुप में, सो इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो, जो बाकी एलिमेंट्स फॉर्म नहीं कर सकते। सो नाइट्रोजन इट कैन फॉर्म H हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, ठीक है, अदर्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन फोर्थ पॉइंट जो डिफरेंस का इसमें ये होता है कि नाइट्रोजन जो है
ये पी पाई और पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। और बाकी एलिमेंट्स जो होते हैं वो पी पाई और डी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अदर जो है वो पी पाई और डी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि डी ऑर्बिटल्स तो है ही नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयर थी आपके पास प्रेजेंट एज सबशेल में, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है इसमें 2s2 और 2p3। अब ये कहाँ पे जंप करवाए, जंप नहीं कर सकते ना, तो बाकी इसमें क्या होता है कि पी पाई से भी डबल बॉन्ड फॉर्म, मतलब सेकेंड बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और डी पाई से भी फॉर्म कर सकता है डबल बॉन्ड। बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट कैन ओनली फॉर्म बॉन्ड विद दी पी पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके, तो ये एक डिफरेंस हो गया था इसका। नाउ दी नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो ये होता है कि नाइट्रोजन शोज वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -3 to +5, वाइल जो बाकी एलिमेंट जो है वो कम शो करते हैं। नाइट्रोजन जो है इट शोज वेराइटी ऑफ, यू कैन से लाइक वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कहाँ से कहाँ तक, तो -3 से लेके +5 तक हर एक शो करता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट। और बाकी एलिमेंट जो है वो सिर्फ कुछ लिमिटेड शो करते हैं। अदर्स शो लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, एक डिफरेंस ये भी हो जाता है इसका। देन नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो नेक्स्ट डिफरेंस इज कि जो ट्राई हाइलाइट्स जो होते हैं, मतलब कि अगर आप मान लो कि आपने कोई NX3 फॉर्म कर दिया, मतलब NX3 में सिर्फ आप एक्सेप्शन रहेगा इसमें, एक्सेप्ट NF3। अगर आपने कोई भी ट्राइहाइड्राइड फॉर्म किया नाइट्रोजन का सिवाय NF3 के, NF3 को छोड़ के अगर आपने NCl3, NBr3, NI3 फॉर्म कर रखा है, तो कोई भी ट्राइहाइलाइट जो होगा मतलब जो स्टेबल होगा, और बाकी मतलब सॉरी इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ कि मैं NX3 जो होंगे ये स्टेबल नहीं होते हैं, और बाकी वाले जो होते हैं जैसे कि मान लो कि फॉस्फोरस PCl3 और बाकी सब, वो सब स्टेबल होते हैं। सो द NX3 आर अनस्टेबल एंड अदर्स बाकी जो है वो स्टेबल रहते हैं। और यहाँ पर एक्सेप्शन होता है NF3 का, NF3 इज स्टेबल, अदरवाइज बाकी सारे तो ट्राइहाइलाइट सारे अनस्टेबल होते हैं नाइट्रोजन के। एंड देयरफॉर दीज आर द एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ओके, अब क्या होता है ना कि इन केस ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो है, मतलब मान लो कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये दो एलिमेंट जो होते हैं इस ग्रुप के, इन दोनों के बीच में रिएक्टिविटी एक बार कंपेयर करनी पड़ती है। रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, एक टॉपिक ये भी होता है कई बार कि मतलब इन दोनों की रिएक्टिविटी में कितना डिफरेंस होता है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है। तो ये एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये समझ लो कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक साइज़ है, वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस। एटॉमिक साइज़ लेस होगा फॉस्फोरस से। और दूसरी चीज़ ये जान लो कि नाइट्रोजन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है ना, मतलब इसके पास में कोई खाली ऑर्बिटल्स नहीं, जबकि वो फॉस्फोरस में प्रेजेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। कहाँ गया फॉस्फोरस में देयर इज प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट रहेंगी, और यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगी। फॉस्फोरस में प्रेजेंट रहती हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल। हेंस इस कारण क्या होता है कि रिएक्टिविटी अलग होती है, रिएक्टिविटी जो है फॉस्फोरस की अलग होती है। अब इसके बाद से इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट्स लाइक एज ए जनरल पॉइंट थे जो आपको एक जानकारी मिली शॉर्ट में कि ऐसा होता है, साइज कम होता है और वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं रहते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, नाइट्रोजन जो है
वो विद ऑक्सीजन बहुत ही हाई टेम्परेचर करने के बाद ही रिएक्ट करता है। मान लो कि अगर आपको रिएक्ट करवाना है विद द ऑक्सीजन, तो N2O2 अगर आपको फर्स्ट बात तो ये जान लो कि N2 इज़ लाइक अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, बहुत स्टेबल होता है। तो जब तक आप यहाँ पे हाई टेम्परेचर ना जनरेट करो, लाइक मान लो हाई टेम्परेचर जो होता है इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ द रेंज ऑफ 3000 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक आप इस रेंज का टेम्परेचर ना जनरेट करो तब तक ये रिएक्ट ही नहीं करता, और जबकि फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस कैन रिएक्ट विद समवट लेस टेम्परेचर ऑल्सो। अगर आपने थोड़ा सा कम हीट भी किया है तो भी वो फॉर्म कर लेता है, तो P4O10 फॉर्म कर लेगा इस तरीके से। हाँ सही है ना, 10 बराबर करेक्ट। तो फर्स्ट ये पॉइंट है, रिएक्टिविटी का डिफरेंस यहाँ पे आता है विद द ऑक्सीजन, यहाँ पर डिफरेंस है इन लोगों का रिएक्टिविटी में। सेकंड पॉइंट जो होता है कि हाँ व्हेन वी रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं कि जब नाइट्रिक से रिएक्ट करोगे तब इसका तो मतलब कोई रिएक्शन होता ही नहीं है विद नाइट्रोजन, बट जब भी इसको रिएक्ट करोगे आप विद फॉस्फोरस तो ये रिएक्शन देता है बाय फॉर्मिंग द ऑक्सी एसिड, और यू कैन से फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म कर लेगा। तो जब आप नाइट्रिक को जब रिएक्ट करोगे विद द नाइट्रोजन तब ये रिएक्शन नहीं शो करता, देयर इज़ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होता ही नहीं यहाँ पे। बट जब आप इसको रिएक्ट करोगे विद द फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस से ये रिएक्ट कर जाएगा विद 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड इट विल फॉर्म, सम हीट इज़ रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो वी वांट कि हम कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लें। आफ्टर दिस इट विल फॉर्म 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड and plus 20 molecules of nitrous NO2 and plus 4 molecules of H2O और फॉर्म। तो ये एक और डिफरेंस मिल गया इन लोगों के इन दोनों के बीच में। देन नेक्स्ट आप समझ ही पा रहे हो क्या करेंगे, सल्फ्रिक से अगर रिएक्ट करोगे आप, ठीक है, तो सल्फ्रिक से जब रिएक्ट करते हैं हम लोग H2SO4 को जब रिएक्ट करोगे विद नाइट्रोजन देयर इज़ नो एक्शन, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस पर। बट व्हेन यू रिएक्ट विद द फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस से रिएक्ट करेगा प्लस जो 10 H2SO4 लोगे एंड इट विल फॉर्म अगेन फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म करता है एंड प्लस 10 SO2 एंड प्लस 4 H2O। इस तरीके से सेकेंड डिफरेंस ये मिल जाता है, फर्स्ट वॉज विद द एयर, सेकेंड नाइट्रिक, थर्ड विद सल्फ्रिक मिल जाता है। एंड फोर्थ डिफरेंस है वो अल्कली का होता है, ठीक है। अल्कलीज का भी कोई क्या कहते हैं इसको, एक्शन नहीं होता है ऑन दी नाइट्रोजन। जब रिएक्ट करोगे विद द नाइट्रोजन देन देयर इज़ नो एक्शन, एंड व्हेन यू रिएक्ट विद द फॉस्फोरस, जब फॉस्फोरस से रिएक्ट करोगे तो देयर इज़ सम एक्शन। तो जब आप एक्वस NaOH को रिएक्ट करोगे विद सम प्लस वाटर H2O यहाँ पे रहता है प्रेजेंस में, देन इट विल फॉर्म फॉस्फीन फॉर्म कर लेगा, प्लस देर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2 इज फॉर्म, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ओके, और एक और डिफरेंस ये भी होता है N में और फॉस्फोरस में कि ये पेंटाहाइड्स फॉर्म नहीं कर सकता, और जबकि फॉस्फोरस जो है PCl5 फॉर्म कर सकता है, एक डिफरेंस वो भी हो जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंस है कुछ इसमें। तो गाइज़ अब इतना ही था। अब इसके बाद इस टॉपिक के बाद जो भी आएगा यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, और इसके बाद अब प्रिपरेशंस के मेथड शुरू होंगे कि आप प्रिपरेशंस कैसे कर सकते हो, N2 को आप कैसे प्रिपेयर करोगे। सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज फिर यहाँ पे अमोनिया का प्रिपरेशन भी आ जाएगा, N2 का प्रिपरेशन भी आ जाएगा, एंड देन वी हैव नाइट्रिक एसिड ऑल्सो। सो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। सो उसको आज हम कंबाइन नहीं करते, सो हम आराम से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल नाउ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।